हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ, चुनौती और समाधान का वर्णन करें। ये हम बीबीएमके यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस कोर्स 13 के लिए बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपका कोई भी पेपर है और उसमें अगर आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है तो आपके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको डीपली चर्चा करके बताएंगे, चाहे राष्ट्रीय एकीकरण से कोई भी क्वेश्चन आ जाए। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ, परिभाषा, चुनौती, समाधान, या तो इनका चुनौतियों के समाधान के लिए वर्णन करें। ठीक है, इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है घुमा फिरा करके, बस आपको वहाँ पे ये चीज़ देखना है कि राष्ट्रीय एकीकरण होना चाहिए। कभी कभी चेंज करके राष्ट्रीय एकीकरण को राष्ट्रीय एकता दे देता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना। राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्रीय एकता दोनों एक ही है। ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब होता है राष्ट्र के जितने सारे लोग हो उसको एक होकर के रहना है। ठीक है, एकता बन करके रहना। ठीक है, अलग नहीं होना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण एक ऐसी भावना है जो विभिन्न संस्कृति, जातियों तथा भाषाओं को बोलने वाले लोगों में एकता पैदा करती है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण एक ऐसा भावना होती है जो विभिन्न प्रकार के संस्कृति, जो अलग अलग लोगों का अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग जाति के लोग होते हैं, जिनकी भाषा अलग अलग होती है, उन सभी लोगों के अंदर एक एकता पैदा करती है, एक होने के लिए पैदा करती है। ठीक है, उसी को तो हम लोग राष्ट्रीय एकीकरण बोलते हैं ना। मान लो किसी का जाति अलग है, कोई भाषा अलग बोल रहा है, कोई अलग अलग भाषा बोल रहा है, तो वो अलग अलग हो गया, लेकिन अलग अलग भाषा बोलते हुए भी अगर वो एक हो जा रहा है, एक साथ मिलकर रह रहा है, तो हमारा राष्ट्रीय एकीकरण हो गया। ठीक है, तो अलग अलग संस्कृति वाले लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग जब एक साथ मिल करके रहेंगे, एक साथ मिलकर रहेंगे, तो वो क्या होगा, उससे हमारा एकता पैदा होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या बोला, देश में विघटन कार्य शक्तियों को आगे बढ़ने से रोकती है। अब देखो, जब हम लोग एक साथ मिलकर रहेंगे ना, तो देश में जो विघटन कार्य शक्ति होती है, विघटन कार्य शक्ति मतलब उल्टा, जो हमारे देश को बर्बाद की ओर ले जाती है। ठीक है, उस प्रकार की शक्ति क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जब हम लोग लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं करेंगे तो जो हमारे देश में क्षति पहुंचाने वाला शक्ति है, उस प्रकार का घटना जो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तथा उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती है। जो हमारा राष्ट्रीय एकता होती है, अगर हम लोग एक साथ मिलेंगे तो क्या कोई भी ये घटना को आगे बढ़ने देगी क्या, बिल्कुल उस घटना को आगे बढ़ने नहीं देती है। राष्ट्रीय एकीकरण का जो संबंध है वो अनेकता में एकता पैदा करना है। अनेकता का मतलब हो गया बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं यहाँ पे, तो अनेकता मतलब अनेक प्रकार के लोग हैं, उन सभी को एक होना यानी एकता पैदा करना ही हमारा क्या कहलाता है, राष्ट्रीय एकीकरण। इसका सिंपल सा फंडा है, अनेक लोगों में एक होना यानी कि अनेकता में एकता पैदा होना। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नीचे उसी के बारे में। ठीक है, अतः राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है कि भारत की सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक एकता की परंपराओं के आधार पर उस राष्ट्र में एक ऐसे संगठित सामूहिक जीवन का निर्माण करना जिससे जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद जैसा संकीर्ण और संकुचित भावनाएं पूरी तरह नष्ट हो जाए। देखो, मतलब राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ सिंपल सा ये है ना कि जो हमारे पुरानी जो संस्कृति चली आ रही है, ठीक है, जो हमारे भारत की जो सदियों से चली आ रही जो संस्कृति है वह बना रहे और सभी लोग एक होकर के रहें। जो हमारा परंपराएं यानी शुरुआत से जो हमारा संस्कृति चली आ रही है, सभी लोग क्या करें, उनका सम्मान करें और एक साथ मिल करके रहें। ठीक है, और सभी का संस्कृति क्या हो, एकता बना रहे। उसके बाद जो हमारे भारत में जातिवाद होता है, जातिवाद मतलब अलग अलग प्रकार के जाति के जो लोग हैं। संप्रदायवाद मतलब जो अलग अलग प्रकार के लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं जाति धर्म के नाम पे। भाषावाद, भाषा को लेकर के जो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। क्षेत्रवाद, जो जगह को लेकर के लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं कि ये क्षेत्र मेरा, वो क्षेत्र मेरा है। तो ये सब जैसे जो संकीर्ण और संकुचित भावनाएं हैं ना, वो पूरी तरह नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो भी भावना है, चाहे वो लड़ाई झगड़ा को लेकर के, चाहे जाति को लेकर के, चाहे भाषा को लेकर के, चाहे क्षेत्र को लेकर के, किसी भी प्रकार के जो भावना है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाना ही हमारा क्या कहलाता है, राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब है एक साथ मिल कर रहना और जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, ये सब चीज़ों की भावनाओं को बिल्कुल क्या कर देना, नष्ट कर देना। ये सब झगड़ा से क्या हो जाना, दूर हो जाना। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने अर्थ देखा। ठीक है, अब देखते हैं परिभाषा। तो इसका परिभाषा अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग लोगों ने, जो विद्वान लोग हैं वो अलग अलग प्रकार से इसका परिभाषा दिया। ठीक है, अब क्या है इसका परिभाषा, देखो राष्ट्रीय एकीकरण की परिभाषाएं। तो राष्ट्रीय एकीकरण की परिभाषाएं अनेक विचारकों ने इस प्रकार दिया। तो यहाँ पे कम से कम मैंने 2 विचारक लिया, 2 व्यक्ति का नाम लिया जो राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ दिया है। ठीक है, देखो एक यहाँ पे डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार इसने क्या कहा राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में,
तो इसने कहा कि राष्ट्रीय एकीकरण कोई भवन नहीं है, मतलब कोई घर नहीं है जिसे ईंटों व चूने आदि से बनाया जा सकता है। मतलब इसने कहा कि जो राष्ट्रीय एकीकरण है वो कोई घर नहीं है जिसे हम ईंटा और चूना लगा करके बना देंगे, ठीक है, बल्कि इसके विपरीत यानी कि इसके उल्टा राष्ट्रीय एकीकरण एक ऐसा विचार है जिसका विकास लोगों के दिलों में होता है। यह एक चेतना है, चेतना मतलब सोचने विचारने का, ठीक है, जिससे सामूहिक रूप में लोगों को जगाना है ना। मतलब इसने ये कहा कि कोई यह चीज़ नहीं बनाने वाला जिसको हम ज़बरदस्ती बना देंगे या तो फिर कोई चीज़ घर की जैसा बनाने वाला नहीं है हमारा ये राष्ट्रीय एकीकरण, बल्कि राष्ट्रीय एकीकरण तो एक विचार है जो लोगों के अंदर दिल में होता है, ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय एकीकरण होता है वो ज़बरदस्ती किसी को नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है। यह एक चेतना है जिससे सामूहिक रूप में लोगों को जगाना है, मतलब सभी समूह के रूप में क्या करते हैं, लोगों को जगाने का काम किया जाता है, ठीक है। और सभी लोगों के बीच में एकता पनपती है और सभी लोग एक होकर के रहते हैं, ठीक है। तो ये किसका कहना है, डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार से। अब एक और व्यक्ति है कबीर के अनुसार। अब देखते हैं कबीर क्या कहते हैं, ठीक है। हम उसी प्रकार के व्यक्ति का नाम ज़्यादा यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, जो आप लोगों को पसंद हो, जो आप लोगों को जल्दी याद हो जाए, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे विद्वान ने इसका डिफिनेशन दिया है, ठीक है, बट मैंने 2 यहाँ पे लिया है। तो देखो इसने क्या कहा, इसने कहा कि राष्ट्रीय एकीकरण एक जाति, धर्म या भूगोल पर आधारित नहीं है। इसने ये कहा कि राष्ट्रीय एकीकरण कोई जाति या धर्म या भूगोल पर आधारित नहीं है, ना ही यह किसी समूह पर आधारित है। मतलब ना कोई जाति पर आधारित है, ना कोई धर्म पे, ना कोई भूगोल पे और ना ही कोई समूह पर, बल्कि यह राष्ट्र के प्रति अपनात्व की भावना पर आधारित है। मतलब इसने ये कहा, कबीर ने ये कहा कि जो राष्ट्रीय एकीकरण है वो किसी भी प्रकार के चीज़ों पर, कोई भी विषयों पर ये हमारा आधारित नहीं है, ना जाति धर्म वर्ग के या तो फिर किसी भी समूह पर, किसी पर भी आधारित नहीं, बल्कि या तो एक राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति अपनत्व मतलब अपनापन की भावना पर आधारित है। समझ गए, सिंपल से लिखना कबीर के अनुसार से कि जो राष्ट्रीय एकीकरण हो किसी भी चीज़ों पर आधारित नहीं है, ना जाति पे, ना धर्म पे, ना तो किसी समूह पे, बल्कि यह राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति अपनत्व की भावना है, अपना होने की भावना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौतियां, कि राष्ट्रीय एकीकरण की कौन कौन सा चुनौतियां हैं, आखिर कौन कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से राष्ट्र हमारा एक नहीं हो पा रहा है, राष्ट्र के लोग एकता नहीं हो पाते हैं, लोगों में एकता नहीं बन पाती है, आखिर कौन कौन सा ऐसा चुनौती है, तो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से डायग्राम एग्जाम में भी बना सकते हो, ठीक है, अच्छा नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौतियाँ कौन कौन है, आर्थिक अंतर, जातिवाद, भाषावाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, अनेक प्रकार की, ठीक है। अगर इसको आप लिखेंगे तो भी अच्छा, नहीं लिखेंगे तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आ जाओ, ये आपको हेडिंग जरूर लिखना है, ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौतियाँ। अब कौन कौन सा चुनौतियाँ हैं, तो पहला है सांप्रदायिकता, मतलब लड़ाई झगड़े, जो जाति धर्म के लोग पे, हिंदू मुस्लिम ये जाति वो जाति करके जो लड़ाई लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा जब लड़ते हैं तो हम अगर मान लो कहीं हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होता है तो हम अलग हो गए, ठीक है, वो अलग हो गया, इस प्रकार से राष्ट्र में एकता नहीं बन पाती, तो ये एक चुनौती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक मिल करके रहना चाहिए सभी को। इनके कारण अन्य धर्मों, देखो सांप्रदायिकता, इसके कारण अन्य धर्मों या समुदाय के लोगों के प्रति घृणा और विरोध शामिल होते हैं, है ना। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के प्रति क्या करते हैं, घृणा और विरोध शामिल होते हैं। इसका परिणाम होता है कि लोगों उन समुदाय या धर्मों के लोगों के प्रति विभेदवादी भाव विकसित करते हैं और इससे देश की एकता और अखंडता प्रभावित होती है। अब इससे क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति घृणा करते हैं, जब घृणा करते हैं तो उससे भेदभाव होता है, ठीक है, उसके साथ हम रहते नहीं हैं और इससे हमारा क्या होता है, हमारे देश में एकता नहीं बन पाती है और अखंडता प्रभावित हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, देश की एकता और अखंडता प्रभावित होती है, ठीक है। तो सांप्रदायिकता देख लें कि जब भी दो धर्मों के बीच झगड़े होते हैं तो ये एक दूसरे से घृणा करते हैं, इससे हमारा देश टूटता है, लोगों में एकता नहीं बन पाती है, ठीक है। सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा उदाहरण हिंदू और मुस्लिम तनाव है, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्षेत्रवाद जैसे बहुत सारे स्टेट होते हैं, बहुत सारे राज्य होते हैं, ठीक है, जो बड़ा राज्य होता है, तो मान लो कि एक राज्य है, मान लो झारखंड है, ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग हैं, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, कि कोई कुछ दूसरा भाषा बोल रहा है, कोई दूसरा भाषा बोल रहा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि जो हम लोग भाषा बोल रहे हैं उस भाषा के आधार पर एक अलग और राज्य बना दिया जाए। उनका कहना है कि हम लोग जो भाषा बोल रहे हैं उसके आधार पर एक अलग राज्य बना दिया जाए। तो इस प्रकार से क्षेत्रवाद हो जाता है, ठीक है।
क्षेत्रवाद का मतलब होता है कि क्षेत्रों के आधार पर सभी जो वहाँ के लोग रहते हैं उनके बीच क्या होना, लड़ाई झगड़ा होना कि ये मेरा क्षेत्र है, वो उसका क्षेत्र है, इस प्रकार से। तो क्षेत्रवाद भारत एकीकरण में एक चुनौती है। विभिन्न राज्यों में कभी कभी भाषा के आधार पर झगड़े भी हो जाते हैं, कभी कभी भाषा के आधार पर कि हम लोग ये भाषा बोल रहे हैं तो हम लोग का ये क्षेत्र है, तुम लोग वो भाषा बोल रहे हो तुम लोग का वो क्षेत्र है, ऐसे करके, ठीक है। क्षेत्रवाद एक प्रकार का भावना होता है जो विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित होता है। अब देखो, एक जो क्षेत्रवाद होता है वो एक तो भावना होती है, ये कोई तो ईटा पत्थर नहीं है घर बनाने वाला चीज़, ये तो एक भावना होती है जो विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित होती है। विशिष्ट क्षेत्र मतलब कोई एक खास क्षेत्र, ऐसा नहीं कि पूरा झारखंड में ही क्षेत्रवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है कि झारखंड को अलग कर दो फिर से, ऐसा नहीं। झारखंड के अंदर कुछ ऐसे छोटे मोटे जगहों में विशिष्ट क्षेत्र मतलब एक विशेष क्षेत्रों से संबंधित होता है जो लोगों का डिमांड होता है कि हमारे क्षेत्र अलग कर दिया जाए, ठीक है। क्षेत्रवाद की भावना मानव व्यवहार और रहन सहन के स्तर को प्रभावित करती है। और जो क्षेत्रवाद होती है ना, वो मानव व्यवहार, रहन सहन की किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, तो जिस प्रकार का उनका व्यवहार है उसी प्रकार के लोग समर्थन करते हैं कि हमारा क्षेत्र अलग कर दिया जाए। और दूसरे प्रकार के लोगों का जिस प्रकार से व्यवहार रहता है, उनका रहन सहन रहता है, उस प्रकार के लोग अपने अकॉर्डिंग अलग से एक क्षेत्र का बनाने का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार का क्षेत्र का डिमांड करते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्षेत्रवाद। तो इस प्रकार से भी टूटते हैं, बल्कि उन लोगों को एक साथ रहना चाहिए। अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी एक साथ होना चाहिए, तब हमारा राष्ट्रीय एकता बनेगा। लेकिन वो लोग अलग अलग क्षेत्र का डिमांड करते हैं कि ये मेरा क्षेत्र है, वो उसका क्षेत्र है, ऐसा करके, तो ये क्षेत्रवाद हो जाता है, ठीक है। क्षेत्रवाद अपने क्षेत्रीय विकास पर जोर देता है। अब देखो, क्षेत्रवाद जो होता है वो अपने क्षेत्रीय विकास पर जोर देता है। क्या अगर झारखंड का कोई कोना में विशेष प्रकार का अगर कोई जाति बस रहा है, वहाँ पे कोई विशेष प्रकार का भाषा बोलने वाले अगर लोग हैं, तो क्या वो दूसरे क्षेत्र का विकास करेगा? वो अपने ही क्षेत्र का विकास करेगा, ठीक है। तो क्षेत्रवाद क्या होता है, वो अपने ही क्षेत्रीय विकास पर जोर देता है, दूसरे के नहीं। तीसरा है भाषावाद। अब भाषा के आधार पर भी क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। भाषा के आधार पर भी लोगों में क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, झगड़े होते हैं, टूट जाते हैं, फिर एकता नहीं बन पाता है। तो राष्ट्रीय एकता में भाषावाद एक महत्वपूर्ण चुनौती है। भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं प्रचलित है। भारत में बहुत प्रकार की भाषा बोली जाती है, ठीक है। भारत एक बहुभाषी देश है। बहुभाषी मतलब बहुत प्रकार का भाषा बोला जाता है, ठीक है। हिंदी को भारत का राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया है। भारत में अनेक प्रकार का क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है। बहुत प्रकार का क्षेत्रीय भाषा, जैसे खोरठा हो गया, फिर बंगाली हो गया, उर्दू हो गया, बहुत प्रकार का भाषा बोला जाता है, ठीक है। जिससे मान्यता भी प्राप्त है और सभी भाषा को मान्यता भी प्राप्त दिया गया, ठीक है। इनके बावजूद भी भाषा राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करता है। इसके बावजूद भी जो भाषा होता है ना, वो राष्ट्रीय एकता को तोड़ता है, ठीक है, कहीं ना कहीं बुरा असर डालता है। नेक्स्ट देखो, चौथा, अल्पसंख्यकों का सवाल। अब अल्पसंख्यकों का क्या सवाल है, तो अल्पसंख्यक भी राष्ट्रीय एकता को तोड़ता है, क्योंकि बहुसंख्यक द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जाता है। जो बहुत संख्यक है, मतलब मान लो कि कोई एक ऐसा जाति है जिनका संख्या ज़्यादा है और एक ऐसा जाति जिसका जनसंख्या कम है, तो ज़्यादा संख्या वाले जाति क्या करते हैं, छोटे जनसंख्या वाले जाति पे क्या करते हैं, वो अपना वर्चस्व जमाते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। तो ये एकता तो फिर नहीं हुआ, जिसके कारण इन दोनों में एकता नहीं बन पाता है और एकता टूट जाता है और झगड़े विद्रोह शुरू हो जाते हैं और फिर हमारी ये राष्ट्रीय एकता टूट जाता है। ये भी एक चुनौती है। पाँचवा है छोटे छोटे राज्यों की मांग। अभी मैंने इसके पहले कुछ देर पहले बताया था कि छोटे छोटे राज्यों का मांग कर दिया जाता है, ठीक है। तो किसी राज्य के अंदर कुछ विशेष क्षेत्रों के लोग द्वारा एक अलग राज्यों की मांग करने लगते हैं, ठीक है, कि मेरा भाषा ये है तो हम लोग को एक अलग राज्य बना दो, वो कहता है कि मेरा भाषा ये है तो हम लोग एक अलग राज्य बना दो, इस प्रकार से, ठीक है। तो छोटे छोटे राज्यों का मांग जाति, भाषा आदि के आधार पर किया जाता है। अब छोटे छोटे राज्यों का मांग क्यों किया जाता है, कि मेरा जाति अलग है, मेरा भाषा अलग है। तो जाति, भाषा, अनेक प्रकार के विषयों पर क्या किया जाता है, अलग अलग राज्यों का मांग किया जाता है। छठा, आतंकवाद की समस्या। अब हमारे देश में बहुत सारा आतंकवाद है। अब इस आतंकवाद के वजह से चोरी डकैती, इस सब चीज़ों जो आतंकवाद है, दूसरों को मारना पीटना, इसकी वजह से भी हमारी एकता नहीं बन पाती है। एकता की समस्या भी राष्ट्रीयकरण की एक चुनौती है, क्योंकि आतंकवाद के कारण हमारे राष्ट्र को क्षति पहुंचती है और राजनीति को आगे बढ़ने से रोकती है और हमारे राजनीतिक व्यवस्था को आगे करने से क्या कर देती है, रोक देती है, आगे बढ़ने देती नहीं है, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। प्रयास रहेगा कि जितना जल्द हो सके मैं सारे टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करूं, ठीक है। वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के कारण कोई भी राष्ट्र में एकता का भावना नहीं पनप सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार होगा। अभी आप लोग देखते हैं जब भी हम लोग को कार्य कराने के लिए जाते हैं, कोई काम कराने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे घूस लिया जाता है, कुछ पैसे दो उसके बाद वो काम करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा देश में एकता नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये सब जो भ्रष्टाचार होते हैं हमारे देश में, जो भी भ्रष्टाचार है, चाहे वो नेता के द्वारा हो चाहे किसी के द्वारा, उस प्रकार का भ्रष्टाचार रुक जाना चाहिए, तभी कोई देश में एकता हो सकता है, नहीं तो वो देश में एकता नहीं हो सकता है, ठीक है।
अब अभी तक हम लोगों ने देखा कि भारत में राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाला कार्य कौन कौन सा है, आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से एकता नहीं बन पा रहा। तो 7 रीजन देखा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग ऐसा इसका समाधान ला सकते हैं कि राष्ट्र हमारा एक हो जाए। तो देखिए, राष्ट्रीय एकता का समाधान, राष्ट्रीय एकता का निम्न समाधान है। कौन कौन सा समाधान है? पहला, शासन प्रणाली में सभी वर्गों की सहभागिता। देखो, हमारे देश में जो शासन व्यवस्था, जो हमारे देश में शासन नेता लोग शासन कर रहा है, ठीक है, तो उसमें सभी लोगों को क्या करना चाहिए? मौका मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जिसका जाति कम है, जिस प्रकार की जाति कम है, उन लोगों को कभी शासन व्यवस्था में जाने ही नहीं दिया जाना चाहिए। नहीं, उनको भी शासन व्यवस्था में एक बार भाग लेने के लिए दिया जाना चाहिए, ताकि वो भी आप कुछ करे, ठीक है। उसके अंदर भी अगर देश के लिए कुछ करने के लिए जज्बा हो तो वो कुछ करे, ठीक है। तो शासन प्रणाली में सभी वर्गों को क्या मिलना चाहिए? एक बार मौका मिलना चाहिए। सहभागिता मतलब एक बार मौका मिलना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा राष्ट्र में एकता बनेगा। अब मान लो जो बड़ा जाति के लोग हैं, ठीक है, वही सिर्फ क्या कर रहा है, हमारा शासन व्यवस्था में जा रहा है, वही नेता, वही सब प्रधानमंत्री, सब नेता से लेकर के सब कुछ वही लोग हैं, तो इस प्रकार से हमारा एकता नहीं बन पाएगा। दूसरा, शिक्षा जगत में क्रांति। हमें शिक्षा जगत में बहुत बड़े तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत बड़े लेवल पर क्रांति करना चाहिए, ताकि सभी तक शिक्षा पहुंचे। जब शिक्षा पहुंचेगा तो उन लोगों का अंदर ज्ञान होगा, ठीक है, उनका जो अंदर का मस्तिष्क है उस शिक्षा से क्या होगा? विकास करेगा। और जब विकास करेगा तो अपने बारे में जानेगा कि राष्ट्रीय एकता को कैसे हम लोग एक साथ मिल कर रह सकते हैं, और अगर हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उससे हमारा क्या दुष्परिणाम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा, अगर व्यक्तियों में अगर शिक्षा में क्रांति आएगा, लोगों के अंदर अगर शिक्षा की क्रांति आता है, तो इससे हमारा राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ा पनपेगा, ठीक है, लोगों के अंदर राष्ट्रीय एकता बहुत बड़े लेवल पर पनपेगा, ठीक है। तीसरा है स्वस्थ लोकमत का निर्माण। स्वस्थ लोकमत का निर्माण होता है कि जब आप लोग देखते हैं, जब चुनाव होता है तो उस प्रकार से जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है, जिस पार्टी के पास ज़्यादा पैसा रहता है, हम लोग जिसको पसंद भी नहीं करता वो भी चुनाव लड़ करके जीत जाता है, ठीक है। तो ये एक स्वस्थ लोकमत नहीं हुआ। जब स्वस्थ लोकमत रहेगा, अच्छे रूप से चुनाव कराया जाएगा, जो चुनाव निर्माता होता है, ठीक है, यानी कि जो चुनाव आयोग होता है वो अच्छे रूप से चुनाव करवाएंगे, वो वोट का लीकेज नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छे रूप से वोट का काउंटिंग करेंगे। तो इससे हम लोग को ये लगेगा कि जिस नेता को हम लोगों ने चुना वही नेता यहाँ पे आकर के नेता भी बना और वही शासन व्यवस्था में आगे जाकर कार्य करेगा। तो उस पर हमें विश्वास होगा कि वो हमारे लिए कार्य करेगा, तो इससे हमारे अंदर एकता बना रहेगा। लेकिन हम जिसको नहीं चाहते हैं वो हमारे जीत जाते हैं पैसों के बदौलत या तो अपने बल के बदौलत। तो इस प्रकार से हम लोग के अंदर एक नकारात्मक भावना होता है और इससे हमारा क्या होता है? राष्ट्रीय एकता में ये होता है, ठीक है, प्रभाव पड़ता है। तो अगर अच्छे रूप से चुनाव होगा, अच्छे रूप से लोकमत किया जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय एकता जरूर बनेगा। धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब होता है अनेक प्रकार के धार्मिक लोग एक बनकर ही रहे, कभी लड़ाई झगड़ा आपस में ना करे, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा? राष्ट्रीय एकता बना रहेगा। पांचवा, संस्कृति आदान प्रदान। संस्कृतियों का आदान प्रदान। जो हमारा संस्कृति है और मान लो एक मेरा संस्कृति अलग है, दूसरे लोगों का संस्कृति अलग है, तो संस्कृतियों का आदान प्रदान मतलब वो हमारे संस्कृति को किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं पहुंचाए, हम भी उसका संस्कृति को किसी प्रकार को कोई क्षति नहीं पहुंचाए, हमारे संस्कृति को बाधा ना डाले, उनकी भी संस्कृति को हम बाधा नहीं डालेंगे, वो हमारे संस्कृति को अपना सकता है, हम भी उसके संस्कृति को अपना सकते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृति का आदान प्रदान भी अगर होगा ना, तो कहीं ना कहीं वो भेदभाव सब खत्म हो जाएगा और इससे राष्ट्रीय एकता पनपेगी। छठा, सांप्रदायिक में कमी। जो सांप्रदायिक में कमी क्या है? सांप्रदायिक बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, मतलब जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या हो जाना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए, तभी हमारा राष्ट्रीय एकता बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने निष्कर्ष नहीं लिखा, आप चाहो तो निष्कर्ष लिख सकते हैं कि उपरोक्त लिखे गए बिंदुओं से स्पष्ट है कि जो राष्ट्रीय एकीकरण है वो लोगों को एक साथ बांध करके रखता है, ठीक है। और अगर कहीं लोगों के बीच किसी भी प्रकार के एक दूसरे से घिरना, नकारात्मक भाव अगर उत्पन्न होता है तो वो राष्ट्रीय एकता को क्या कर देती है? तोड़ देती है। इसलिए सभी लोगों को एक साथ, अगर राष्ट्रीय एकता, हमारे राष्ट्र को अगर राष्ट्रीय एकता बनाना तो इसके लिए सभी लोगों को एक साथ जुट होकर के रहना पड़ेगा और हमारे शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक जय।